हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ रैंकर्स। यह सेशन NCERT क्लास 8 का से लिया गया है। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। यहाँ पे नीतियाँ और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। यह चैप्टर 4 की बात कर रहा है। यह चैप्टर 4 में कहा कि आपने पढ़ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीति बनाई और उस नीति से जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, सैनिकों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीति बनाई थी, उस नीति से सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ा तो वह ये लोग को पड़ा, राजा को पड़ा, रानियों को पड़ा। यह सारे लोगों को कहीं ना कहीं तरीके से अपना राज्य जो है वह छीनता जा रहा था। किसानों को इसलिए असर पड़ा कि किसानों पर बहुत ज़्यादा कर का दबाव झेलना पड़ रहा था। जमींदारों को इसलिए पड़ा क्योंकि जमींदारों को उनकी जमींदारी छीनती जा रही थी। आदिवासियों को इसलिए पड़ा कि आदिवासियों को उससे के जंगल से निकाला जा रहा था। सिपाहियों को इसलिए पड़ा क्योंकि सिपाहियों को वेतन भत्ते सही ढंग से नहीं दिए जा रहे थे। यह सारे जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नीति थे, इसके असरदार थे। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती हैं। कह रहा है कि जो भी नीति बनाया जाता है, वो किसी के लिए भी नीति हो, जो भी नीति अगर बनाया जाता है, वह नीति अगर जनता के हित में नहीं होती है, वह नीति जनता के हित में नहीं होती है, या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, वैसी नीति बनाया गया जो कि जनताओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, उनका लोग विरोध करते हैं। जनता को लग गया, अगर जनता को लग जाता है कि जो नीतियां हमारे लिए बनाई गई है वह नीतियां हमारे हित में नहीं है, या हमारे कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इस तरह की नीतियों को लेकर जनता जो है वह विरोध करती है। टॉपिक है नेक्स्ट, कह रहा है कि नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। 18वीं सदी के मिड की बात कह रहा है कि राजाओं और नवाबों की ताकत छीनती जा रही थी। उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। यहाँ पे सारे वजह से नवाब जो थे उनको लग रहा था कि उनकी सत्ता जो है वह छीनती जा रही है। उनका सत्ता और सम्मान जो है वह भी खत्म होते जा रहे हैं। जो दरबार है उसमें रेजिडेंट तैनात किए जा रहे हैं। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही है। उनके पावर जो है वह धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उनकी सेनाओं को भंग किया जा रहा है। उनकी सेनाओं के जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सैनिक जो है वह रखते जा रहा है। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक करके छीनते जा रहे थे। जो भी आपका जो स्थानीय शासक जो थे, उनकी जो राजस्व वसूली का अधिकार था वह ईस्ट इंडिया कंपनी उससे छीनकर और अपने हाथों में वह ले रही थी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। बहुत सारे जो शासक थे, स्थानीय शासक थे, वह अपने हित के लिए वह देखे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर लेना उनके बस में नहीं थी। इसलिए वह सोचे कि क्यों ना बातचीत से ही कुछ बात को सुलझा दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए झांसी लक्ष्मी बाई चाहती थी कि अपनी कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नीति थी जिस नीति को बोला जाता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। इस नीति के अकॉर्डिंग कंपनी यह नीति बनाया कि जो भी राजा के अपने संतान नहीं होंगे वह
किसी गोद लिए हुए संतान को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। और यही प्रॉब्लम रानी लक्ष्मीबाई के साथ थी, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और वह राजा से बातचीत की कि मेरा जो दत्तक पुत्र है, मेरा गोद लिया हुआ बेटे है, उसको आप राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, वह कंपनी से यह आग्रह किए कि मेरे पिता को जो पेंशन आप देते थे उनकी मृत्यु के बाद वह पेंशन आप मुझे दीजिए। लेकिन कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब मानने वाली नहीं थी। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी इन निवेदकों को ठुकरा दिया। कंपनी को लग रहा था ये सब तुच्छ लोग हैं, इसका आग्रह निवेदक को क्या माना जाए, जो हम नीतियां बना चुके हैं वह नीतियां ही इंडिया में लागू होगा। अवध के रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। यह सारे रियासत जो थे वह धीरे धीरे करके वह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लिया था। और लास्ट में जो अवध था, अवध के रियासत को भी अपने कब्जे में ले लिया। और इसको कोई ऑप्शन नहीं मिला, इसको उपाय नहीं मिला। तो देखिए क्या उपाय इसने लागू किया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। अब यह सहायक संधि क्या था? यह ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि बनाया। यह सहायक संधि था, बोलता था कि जो भी राजा है उनके जो भी क्षेत्राधिकार है उसमें मैं अपना सोल्जर्स जो है वो मैं अपना सैनिक रखूंगा। यह सैनिक जो है आपको सहायता देगा, आपको दूसरे राजा से आक्रमण से सहायता देगा, आप दूसरे राजा जो आप पर आक्रमण करेगी उससे आपको बचाएगा। और यह सैनिक का जो भी खर्च है वह उस राजा को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेज लोग जो थे वह कितना तेज थे। सैनिक इनका और खर्चा जो था वह राजा से दिलवा रहे थे, जो भी राजा था उससे दिलवा रहे थे। दूसरा फायदा क्या था कि जो भी इसके दरबार में, राजा के दरबार में यह सैनिक रहते थे, एक तरह से यह जासूसी का भी काम करते थे। राजा से कौन मिलने आ रहा है, राजा के दरबार में क्या हो रहा है, यह सारी सूचना जो था वह अंग्रेजों को दिया करते थे। यही सहायक संधि था। तो 1801 में अवध पर भी यह सहायक संधि थोप दिया गया। और 1856 में अंग्रेज ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसको? अवध को 1856 में अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चला जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। इसको कोई उपाय नहीं बना कि हम किस वजह से अवध को अपने कब्जे में ले ले। तो यह एक क्लेम ठोक दिया अवध पे। गवर्नर जनरल डलहौजी ने बोला कि यहाँ पे मिस गवर्न हो रहा है, यहाँ पे ठीक से सत्ता जो है वह चलाया नहीं जा रहा है। इस सत्ता को सुधार करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए इसको हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं था। वहाँ की जनता जो थी वहाँ के नवाब से, अवध के नवाब से बहुत खुश थे और अवध के नवाब जो थे वह अच्छे से अपनी सत्ता को चला रहे थे। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी चाह रही थी कि मुगल का जो भी शासन है, जो भी बचे खुचे छोटे मोटे राजा है, वह सारे राजा को लाइन पे ला दिया जाए, उसको खत्म कर दी जाए। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्के पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। पहले के जो मुगल बादशाह थे, जो अपने समय में सिक्कों को मिंट करते थे, सिक्कों को ढालते थे, वह जो राजा उस सिक्के को ढालते थे उस पर अपना, इस क्वाइन पे जो भी राजा डालते थे उस पर अपना
कुछ ना कुछ चिन्ह हो या फिर नाम हो वह लिखवा देते थे। तो यह सारे नामों को कंपनी जो था वह खत्म कर दिया गया कि अब जो सिक्का जो कॉइन्स जो मिंट किया जाएगा उस पर कोई भी राजा का नाम नहीं रहेगा। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। सबसे लास्ट जो मुगल सम्राट थे वह आपका बहादुर शाह जफर थे। अब उनको भी गवर्नर जनरल डलहौजी अब ऐलान कर दिया कि इनकी मृत्यु हो जाएगा। तो जो बहादुर शाह जफर के परिवार या अपने परिवार के साथ जो लाल किले में रह रहे हैं, इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार को लाल किले से हटाकर कहीं और जगह पर इनको बसा दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। अब 1856 में यह भी निर्णय ले लिया गया कि कैनिंग के द्वारा कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वह अंतिम मुगल बादशाह होंगे। इनकी मृत्यु के बाद कोई भी इनका वंशज जो होगा वह उत्तराधिकारी इनका नहीं होगा, वह केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। अब बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी उनका जो संतान होगा वह उत्तराधिकारी नहीं होगा, वह सिर्फ राजकुमार नाम मात्र के राजा होंगे। नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है किसान और सिपाही। अब देखिए यहाँ पे हमने ऊपर देखे कि राजा नवाब जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरह से नाखुश हो गए थे, क्योंकि उनकी सत्ता और सम्मान जो है वह छीनती जा रही थी। तो पार्ट बाय पार्ट लोगों का एक समूह जो था वह धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज होते जा रहे थे। पहले जो थे वह राजा और नवाब थे। अब दूसरा जो थे वह किसान और सिपाही। अब देखिए किसान और सिपाही को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या परेशानी हुई जिसके वजह से वह नाखुश हो गए। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। गांव के जो भी किसान और जमींदार थे वह बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी जबरन उनसे टैक्स लिया जाता था। फसल खराब हो जाए, फसल का पैदावार अच्छा ना हो, फिर भी जो भी टैक्स जो भी लगान फिक्स कर दिया गया है वह लगान उनको देना ही पड़ता था। अगर वह नहीं देते थे तो उन पर जुल्म किया जाता था, उन पर तरह तरह की कार्रवाइयाँ किया जाती थी। इसलिए वो लोग डर के मारे अपना लगान जो थे वह देते ही थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अब देखिए क्या होता था कि जो भी किसान जो थे वह टैक्स, अगर फसल खराब हो गया तो वह टैक्स देने के लिए अपना फसल का हिस्सा, कुछ हिस्सा जो थे वह तो अंग्रेजों को दे देते थे और उनके खाने के लिए कुछ बचता नहीं था। तो खाने के लिए नहीं बचता था या फिर अगला उनका खेती करने के लिए उनके पास धन नहीं था जिससे वह खेती करे, इसलिए वहाँ से महाजनों से वह क्या कर लेते थे, इंटरेस्ट पर पैसा ले लेते थे, कर्ज ले लेते थे और कर्ज लेने के बाद वह चुका नहीं पाते थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी जमीनों हाथ से निकलती जा रही थी। अब वह चुका नहीं पाते थे। अब चुका ना पाने की वजह से या महाजन के हाथों ही अपना जमीन को इनको बेचना पड़ता था। इस वजह से उनकी जो पीढ़ियाँ वाली ज़मीन थी, पुराने ज़मीन थे, वह उनके हाथ से निकल जाता था और एक किसान जो थे वह एक दूसरे के ज़मीन में काम करने के लिए मजबूर हो जाते थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब सिपाहियों की असंतोष की क्या वजह थी? देखिए, जो कंपनी में भारतीय सिपाही काम कर रहे थे उनकी असंतोष की वजह के बारे में बता रहा है। वो अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। देखिए, उस समय क्या होता था कि जो भी भारतीय सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के अंदर काम करती थी, उनको क्या होता था कि सेम पोस्ट पर अगर भारतीय सैनिक है, उसी पोस्ट पर कोई अंग्रेजी सैनिक है तो भारतीय सैनिक को कम वेतन दिया जाता था। दूसरी बात कि ये लोगों को, भारतीय सैनिक को प्रमोशन भी नहीं होता था।
कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। ऐसा ऐसा नियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता था जिससे जो भारतीय सैनिक थे उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचता था। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उस समय का जो परंपरा था उसमें कहा जाता था कि अगर आप समुद्र पार जाते हैं तो आप अपना धर्म जो है नष्ट कर दिए, भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए उस जमाने में लोग समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाही को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अब यही बात पे इनको धार्मिक भावना और आस्थाओं पर ठेस पहुंचा कि 1824 में बर्मा से जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज बोला कि आप लोगों को बर्मा चलना पड़ेगा लड़ने के लिए। अब ये लोग देखे कि बर्मा जाने के लिए हमको समुद्र पार जाना पड़ेगा और जब हम लोग समुद्र पार जाएंगे तो हमारा जो धर्म है, जाति है, वह भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए भारतीय सैनिक जो थे वह बर्मा जाने के लिए इनकार कर दिए। इन्होंने जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। यह बोले कि मुझे जमीन के रास्ते ले चलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम समुद्र पार करके नहीं जाएंगे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई और सरकार का हुक्म नहीं माने ये लोग, इनको सजा दी गई कि आपको सरकार का हुक्म मानना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था और लोग बराबर समुद्र पार जाने के लिए इनकार करते जा रहे थे। इसीलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाना पड़ा कि कंपनी देखा कि ऐसे ये लोग मना करते रहेंगे समुद्र पार जाने से तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। इनको सैनिक में रखने से हमको फ़ायदा क्या कि अगर कहीं समुद्र पार अगर हमको जाना पड़े तो लोग जाने के लिए मना कर देंगे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अब यह नियम बना दिया गया कि अगर आपको कंपनी की में नौकरी करना है, अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अगर नौकरी करना है तो आपको कंपनी अगर बोले कि समुद्र पार जाना तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप जाना नहीं चाहते हैं तो आप कंपनी में भर्ती नहीं होइए। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। सिपाही जो थे वह अच्छा फसल न होने की वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स देने की वजह से बहुत सारे किसान जो थे वह सिपाही में भर्ती हो गए थे। वह अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब कह रहा है कि यह लोग अपना गांव घर छोड़ के आए थे और यह देख रहे थे कि हमको समुद्र पार यह ले जाएगा। अब यहाँ पे यह नौकरी करते थे तो यह छुट्टी लेके अपने परिवार से भी मिल लेते थे, अपने घर परिवार को भी देख लेते थे। लेकिन ऐसे नियम कानून के वजह से, कंपनी के जो नियम कानून थे उसके वजह से यह अब इनको सिपाही में भी भर्ती होने में परेशानी होने लगी। इस वजह से सिपाहियों का भी गुस्सा उबलने लगा। देखिए ये NCERT चैप्टर 5 है और अगर आप किसी भी चीज़ को अगर सुन के समझ के पढ़ते हैं तो आपको कोई भी चीज़ जल्दी याद हो जाती है। इसलिए ये सेशन को देखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि सुधारों पर प्रक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज में सुधार जरूरी है। अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो देखे कि हमारे समाज में बहुत सारे बुराइयां हैं और यह बुराइयां उनको लगा कि यह समाज में नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बुराइयों को ख़त्म किया जाए, इसमें सुधार की ज़रूरत है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए।
उस समय सती प्रथा था। सती प्रथा एक हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा बुराइयां था कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उसके पत्नी को उसी के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। अगर कोई महिला विधवा हो गई तो उसको जीवन भर विधवा रहना पड़ता था, उससे कोई शादी नहीं करता था, उसकी शादी की व्यवस्था नहीं थी। यह सारी व्यवस्था हमारे समाज में बुराइयां का बहुत बड़ा कारण था। यह सारे बुराइयों के हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, यह सारे लोग यह बुराइयों को ख़त्म करना चाहते थे। और वह लोग देखे कि यह बुराइयों को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि यह सारे बुराइयों को अंग्रेज़ों को अवगत कराया जाए, जिससे कि अंग्रेज़ जो है इस पर कानून बनाया जाए। और जब अंग्रेज़ इस पर कानून बनाएगा तो लोगों को मजबूरन मानना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन किया गया। अंग्रेज को लग रहा था कि यह जो हिंदी माध्यम का जो शिक्षा है वह उतना जरूरी नहीं है, इसलिए अंग्रेजी भाषा के शिक्षा पर वो लोग ज़्यादा जोर दिए गए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने पर भी छूट दे दी। 1830 में जो ईसाई मशीनरियाँ थीं उसको खुलकर काम करने की छूट दे दिया गया और बोला कि आप ज़मीन और संपत्ति जुटाइए और अपना मशीनरी वगैरह जो है वह खोलिए। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून के प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अब ईसाई धर्म में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी भारतीय अगर ईसाई धर्म को अपनाता है तो ऐसा नहीं कि वह हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से अगर ईसाई धर्म हो जाता है तो उसका जो संपत्ति है पूर्वज का वह उससे छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वह ईसाई धर्म अपना लेते हैं फिर भी उनका जो संपत्ति है वह उनका ही रहेगा। तो इसलिए जो भारतीय लोग थे जो ईसाई धर्म अपनाने में इच्छित रखते थे अपना, उनके लिए रास्ता साफ हो गया कि चलो हम ईसाई धर्म अपना भी लेंगे तो मेरा जो संपत्ति है वह मेरा ही संपत्ति रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज इनका धर्म उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अब देखिए हमारे समाज में जो पुराने तबके के लोग थे, जो रूढ़िवादी तबके के लोग थे, वह कभी नहीं चाहते थे कि यह सारे सुधार जो है वह हमारे समाज में हो। और यह सारे चीज़ों को देखते हुए उनको लगा कि अंग्रेज जो है वह हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, हमारा सामाजिक रीति रिवाज है वह भ्रष्ट कर रहा है, हमारे जीवन शैली को नष्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं था। अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो बहुत सालों से चलते आ रही थी, उसको ख़त्म करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जो था वह किया। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। अब दूसरे ऐसे भारतीय कौन थे जो शिक्षित वर्ग के थे, वह चाहते थे कि हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बदलाव आना चाहिए। और इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा उन्होंने आंदोलन किया, कौन कौन सा सुधार आंदोलन किया, जिससे हमारे जो समाज में सुधार किया गया, नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है कि सैनिक विद्रोह जन सेवा बन गया। अब सैनिक जो थे इनसे नाखुश थे अंग्रेज से। अब यह सैनिक विद्रोह जो था वह एक जन विद्रोह बन गया। सैनिक तो विद्रोह कर रहे था, अब जनता ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतनी फैल जाती है कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। यहाँ कह रहा है कि अगर कोई शासक है और कोई प्रजा है उसके बीच तो
संघर्ष होता ही रहता है, कोई नया बात नहीं है। लेकिन कभी कभी संघर्ष इतना ज़्यादा फैल जाता है कि सत्ता जो है वह छिन्न भिन्न हो जाती है और सरकार को और शासक को अपना सत्ता छोड़ना भी पड़ता है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है। अब सारे लोगों का परेशानी एक ही था, सारे लोगों का परेशानी जो था वह था अंग्रेज। सारे लोग सोच रहे थे कि हमको अंग्रेज से परेशानी है। राजा रजवाड़े रानियां सोच रही थी कि हमको अंग्रेजों की वजह से अपनी सत्ता खोना पड़ रहा है। किसान जो थे वह सोच रहा था कि यह अंग्रेज की वजह से मेरा ज़मीन जो है वह जा रहा है। सैनिक जो था वह सोच रहा था कि इसी अंग्रेज की वजह से हम लोगों को वेतन भत्ते और आत्मसम्मान जो है, धर्म जो है वह छूटते जा रहा है। हमारे समाज के जो रूढ़िवादी तबके के लोग थे वह सोच रहे थे कि अंग्रेज जो है वह हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, हमारे जो पुराना परंपरा है, व्यवस्था है, उसको यह खत्म करते जा रहा है। यह सारे लोगों को एक ही से परेशानी थी और वह था अंग्रेज। अब सारे लोग को जब एक ही लोगों से परेशानी हो तो यह विद्रोह का कारण बन ही सकता है। इसलिए वह सभी कुछ करना चाहते थे। इनको कोई एक पॉइंट मिलना चाहिए था जिससे कि वह आंदोलन कर सके। इसी के फिराक में लोग थे। इस तरह की स्थितियां में हालात अपने हाथों में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। अब यह सारे लोग जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में एक साजिश कर रहे थे जिससे कि एक बड़ा सा विद्रोह किया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा दिया जाए। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। कह रहा है कि मई 1857 में एक ऐसा बगावत हुआ जिससे लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व भारत में कब खत्म होने वाला है, अब यहाँ से भारत से निकाल दिया जाएगा। मेरठ में शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। यह बगावत जो है वह मेरठ से शुरू हुआ और मेरठ से शुरू होकर बहुत सारे जगहों पर यह बगावत स्टार्ट हो गया। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। जो भी लोगों को अंग्रेजों से परेशानियां थी वह सारे लोगों को एक मौका मिल गया अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होने का। और सारे लोग जो थे यह मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब वह मौका मिले जिससे कि हम अंग्रेज से बदला ले सके, और यह लगभग उनको मौका मिल गया था। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। बात सही है कि यह 19वीं सदी में जो उपनिवेशवाद के खिलाफ था सबसे बड़ा संघर्ष था। यह जो 1857 का जो विद्रोह था, संघर्ष था, उसको सही जगह सही तरह से व्यवस्थित नहीं किया गया था और हमारे भारत के सभी जगहों पर यह विद्रोह भी नहीं हुआ क्योंकि वही लोग विद्रोह में पार्टिसिपेट किए, अपना हिस्सा दिए जो लोगों को अंग्रेजों से परेशानियां थी। बहुत सारे लोग जो थे जिनको परेशानियां नहीं थी वो लोगों को लगता था कि यह विद्रोह जो है वह हम लोगों का नहीं है, यह विद्रोह इन लोगों का है। अगर इंडिया में उस समय सारे लोग अगर साथ मिलके अगर अंग्रेजों को खिलाफ विद्रोह करते तो यह हमारा देश जो है वह 1947 के जगह आपको 1857 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन यह एक संगठित विद्रोह नहीं होने के वजह से अंग्रेज जो था वह इजली इस विद्रोह को दबा दिया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे जो थे वह अंग्रेजों के खिलाफ
अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए और उनके वजह से उन्होंने एक अपना जो अफ़सर था उनको गोली मार दिया और गोली मारने की वजह से उनको फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। अब कुछ ही दिन बाद मेरठ में जो वहाँ पे सिपाही था वह एक नया कारतूस आया था और वह नया कारतूस जो था वह उस समय एक इनफील्ड राइफल आया था और उस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था उस कारतूस में कहा जाता था कि एक पौच बना हुआ था और यह पौच में जो गन पाउडर रखा हुआ था उसके दांतों से छीलकर उसमें भरा जाता था और सिपाही लोग यह अफवाह उठा दिए कि यह करतूस जो है वह गाय और सूअर की चर्बी से मिलकर बना हुआ है। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि गाय जो है वह हिंदू धर्म के लिए मेन है और सूअर जो है वह मुस्लिम धर्म के लिए है और यहाँ पे दोनों जो हिंदू और मुस्लिम जो थे वह दोनों संगठित हो गए और यह बहुत बड़ा संगठन था जो कि हिंदू मुस्लिम साथ में लड़े। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम यह नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि मेरा धर्म जो है वह भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। अब यह सज़ा देखकर सिपाही जो था और भड़क गया। पहले तो मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई, इसलिए सिपाही जो थे वह बहुत ही गुस्से में थे। दूसरा, यह नए कारतूस के लिए गुस्से हो गए सिपाही। तीसरा जो था वह 10-10 साल के लिए सज़ा दिया गया। 9 मई 1857 की बात है यह। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। अब सिपाही बहुत गुस्सा गए। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। सिपाही जो थे वह गुस्सा में गए और 10 मई को जो भी मेरठ जेल में सिपाहियों को कैद कर लिया गया था उसको छुड़ा लिया गया और उन्हें अंग्रेज़ों अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूकों और हथियारों को कब्जों में ले लिया और अंग्रेज़ों की इमारतों पर संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। जो अफसर थे उनको गोली मार दिया। गोली मारने के बाद वहाँ से जो भी हथियार था, बंदूक था, कारतूस था, वह लूट लिया गया और जो भी वहाँ पे संपत्ति था, कागज वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह रखा हुआ था, वह सारे को जला दिया गया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी जो वर्ड है यहाँ अंग्रेजों के लिए हुआ था। फिरंगी विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। ठीक है। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर उम्दा थे। अब सिपाही को इतना गुस्सा था, उनको लग रहा था कि अब अंग्रेज को यहाँ से मार कर भगाना है यहाँ से। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में ये भी खटक रहा था कि अगर अंग्रेज को हम लोग यहाँ से मार के भगा दें तो यहाँ पे देश का शासन कौन करेगा। देश के इतना बड़ा आबादी है, जनसंख्या है, इसको कंट्रोल कौन करेगा। सिपाहियों ने इन सब का भी जवाब ढूंढ लिया था। वो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। उनको लगा कि चलो आपका बहादुर शाह जफर तो है, उन्हीं को राजा बना दिया गया, वही देश पर शासन करेंगे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गए। 10 मई को कुछ सिपाही जो था वो घोड़े पर सवार हुआ और दिल्ली पहुंच गया, जहाँ पे आपका लाल किला में बहादुर शाह जफर रहते थे। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। जो भी टुकड़ी जो था वह बगावत कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। जो भी ये लोग अंग्रेजी सिपाहियों को मार भगाया, वह देसी सिपाही जो भारतीय सिपाही थे वह लाल किला के आसपास जमा हो गए। वह बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे।
अब जो भारतीय सैनिक थे वह बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर को डर लगता था कि अब मेरे पास उतना ताकत नहीं है कि इन लोगों को अगर हम साथ दें तो हमको अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा और मेरे पास उतना ताकत नहीं है। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। सिपाही बोले कि नहीं, हम राजा से मिलेंगे तो मिलेंगे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। भारतीय सिपाही जो थे वह जबरदस्ती घुस गए महल में और बोले कि यह जो बहादुर शाह जफर है वही मेरे नेता होंगे, इन्हीं के अंदर हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। बूढ़े बादशाह को सिपाही की यह मांग माननी पड़ी। अब बादशाह करे तो क्या करे, एक तरफ अंग्रेज एक तरफ सिपाही। अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हैं तो अंग्रेज इनको मरने का डर है और अगर भारतीय सैनिक के साथ नहीं मिलते हैं तो इधर डर है। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। इन्होंने बहादुर शाह जफर जो थे वह सारे देश के जो मुखिया थे, शासक थे, उनको चिट्ठी लिखा कि आइए सभी लोग संगठित होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर और अंग्रेजों के यहाँ पे से मार के भगा के और एक हम लोग राज्यों का संघ बनाते हैं। बहादुर शाह ने इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। आप जानते हैं कि जब अंग्रेज आया उससे पहले एक बहुत बड़ा कब्जा मुगल बादशाह का ही था, मुगल साम्राज्य का ही था। ज़्यादातर छोटे छोटे शासक और राजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों को शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। जब छोटे छोटे जो शासक थे वो मुगल बादशाह के नाम पर ही अपना शासन चलाते थे और उनको भी डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा कि यह जल्द ही आने वाला है कि अंग्रेज जो है वह मेरा जो क्षेत्र है वो अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन अब उनको यह लग रहा था कि अगर हम मुगल बादशाह को दोबारा शासक अगर बना दे तो उनके अंदर में हम बेफिक्र होकर अपना शासन चला सकते हैं। इसलिए सारे लोग जो थे वह इकट्ठे होने सब साथ मिलकर विद्रोह करने के लिए राजी हो गए। अंग्रेजों की इस घटना की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों को लग रहा था कि यह छोटा मोटा घटना है, यह इतना बड़ा घटना नहीं हो सकता। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुए उथल पुथल कुछ समय में तक शांत हो जाएगी। उनको लग रहा था कि छोटा मोटा मुद्दा है, कारतूस का मुद्दा है, यह कुछ समय में ही शांत हो जाएगा, इतना बड़ा वो हंगामा होने की बात नहीं थी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। लोगों को लगा कि अब हमारा नेता मिल गया। अक्सर ऐसा होता है जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ता जाता है। लोगों को रास्ता मिल गया। अब उनको लग रहा था कि अब यह सारे लोगों को जो संगठित करने वाला लोग जो है संगठित करने वाला नेता वो हमको मिल गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने का हिम्मत और उम्मीद आत्मविश्वास मिलता है। लोगों को यही हुआ कि उनको हिम्मत मिला, उनको उम्मीद मिला और उनको एक आत्मविश्वास मिला कि एक नेता मिल गया और इस नेता के अंदर हम अच्छा से विद्रोह कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। अब दिल्ली से अंग्रेज का जो सेना था, अंग्रेज का जो सैनिक था, उसके भारतीय सैनिक जो थे उसको मार के भगा दिए। बहुत सारे अफसरों को मार भी दिए। उनका जो मेन जगह था उनको आगों से जला दिया गया। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था। पहले तो वो दूरसंचार वाला बात, व्हाट्सएप तो था नहीं, फेसबुक तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, कोई भी समय फैलने में बहुत समय लग जाता था। तो इसी में कुछ समय लग गया, लेकिन फिर भी विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। सारे रेजिमेंट में सिपाही जो था वो विद्रोह करते गया और अपने अफसरों पर हत्या मारपीट करने लगे। वो
दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल गए। और सारे लोग देखे कि जहाँ जहाँ उनका टुकड़ी है वहाँ पे चलो सब एक जगह साथ देंगे, तो इकट्ठा होके हम लोग एक संख्या, बहुत बड़ी संख्या बना लेंगे। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते चलने लगे। गाँव और कस्बों को लोगों को जिसको अंग्रेजों से परेशानियाँ थी, तकलीफ था, वह सारे लोग देखे कि चलो इसमें भी अपना हाथ साफ कर लिया जाए। वो स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियों के पीछे संगठित हो गए। वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। सारे लोग अब जुट गए। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दक्कत पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। इनको लगा कि भाई हमको तो पेंशन अभी देगा नहीं, तो चलो अब मार ही किया जाए, युद्ध ही लड़ा जाए। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और वहाँ पे पेशवा तो घोषित कर दिया कि चलो हम पेशवा हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है, कि उनके अंदर हम काम कर रहे हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरगिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अब सारे लोग जो परेशान थे अपने आप को नवाब करने लगे और सारे लोगों को संगठित करके इकट्ठा करके और विद्रोह करने लगे जहाँ भी जो लोग थे। बिरगिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया कि यह मेरा बादशाह है। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह में झांसी में मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों की भारी चुनौती दी। यहाँ पे देखिए कि जहाँ भी जो लोग भी नाखुश थे अंग्रेजों को, सारे लोगों को एक मौका मिल गया और जो जिस जगह पे थे अपने सेना को संगठित करके और यह विद्रोह में कूद पड़े अंग्रेजों के से लोहा टक्कर लेने के लिए। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन में ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ये भी ब्रिटिश से प्रेरित थे, इसलिए इनको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने 4000 सैनिकों को अपना संगठित किया और इनसे बदला लेने के लिए चल दिए। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। कहा जाता है कि यहाँ पे तो भारतीय सैनिक ही थे, अंग्रेज सैनिक तो बहुत संख्या कम थी। अगर भारतीय सैनिक अगर चाहते तो यह इतना बड़ा विद्रोह हो जाता, सारे भारतीय सैनिक अगर मिल जाते तो विद्रोह इतना बड़ा हो जाता कि अंग्रेजों को मार के भगा देते। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। किसकी? अंग्रेजों की हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों को आसानी से खत्म हो चुका है। अब अंग्रेजों को लग रहा था कि अब जो है अंग्रेज का शासन खत्म हो गया है, हम लोग अंग्रेज को अब पलट दिए हैं। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। जो लोग विद्रोह से डरते भी थे वो लोग भी कूद पड़े। देखे कि चलो अब अंग्रेज का लगभग शासन खत्म। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। अवध में चारों तरफ से बगावत था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटल टेलीग्राम भेजा और बोला कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और ताकत लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है। यह बोला कि सारे लोग लगभग गांव के गांव लोग जो है हमारे खिलाफ हैं, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने भविष्यवाणी की कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अभी भविष्यवाणी कर दिए, लोगों को लगा कि भविष्यवाणी कर दिए अहमदुल्लाह शाह, तो भविष्यवाणी कर दी तो शासन खत्म ही, लोगों को और बल मिल गया। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इस आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वह भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। सभी लोग पहुंच गए। दिल्ली में अंग्रेजों को सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। मुसलमानों को भी तो अंग्रेज से बहुत बड़ा परेशानियां थी। अब सारे लोग इकट्ठा हो गए और दिल्ली पहुंचने लगे। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर
कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हमारे बिहार के जो वीर कुंवर सिंह थे वह महीनों तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ये इलाकों के नेता और लड़ाकों के युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी का पलटवार। अब देखिए कंपनी ने यह सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। इस उथल पुथल के बावजूद कंपनी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। देखिए कि जो भारतीय सिपाही जो है वह तो विद्रोही कर रहे थे, तो उन्होंने टेलीग्राफ किया कि वहां से इंग्लैंड से और सब सैनिक यहाँ पे भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे कमांड करना बहुत मुश्किल है। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। नया नया कानून बना दिया गया जो भी विद्रोह कर रहे थे, और जहां मेन जो विद्रोह हो रहा था वहां पे सारे जो ब्रिटिश सैनिक थे वहां पे धावा बोल दिए। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जों में आ गई और वह धावा बोलने के बाद दिल्ली को वह कब्जा में ले लिया। यह विद्रोह को दबा दिया गया दिल्ली से। अंतिम मुगल शाह बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। देखा कि बहादुर शाह जफर जो है विद्रोह किए थे और यह मेन लीडर बने थे, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाए। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इस जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। रंगून के जेल में ही 1862 में बहादुर शाह जफर जो थे वह वहां पे मर गए। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज दिल्ली में विद्रोह दबा दिया तो विद्रोह जो था वह खत्म ही हो गया था। विद्रोह भी सब जगहों पर थोड़ी थोड़ी चल ही रहा था। इसके बाद भी लोगों अंग्रेज को टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को पहले 2 साल तक लड़ाइयां लड़नी पड़ी। यह विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को 2 साल लग गया। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिरकत हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेरी की शुरुआत विजय के साथ उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से गिरा और शहीद हो गए। सारे लोग जो थे इनको धीरे धीरे मार ही दिया गया और सारी जगहों पर विद्रोह जो था वह दबा दिया गया। तात्या टोपे के मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तात्या टोपे जो थे वह जंगल में चले गए और वहीं पे आदिवासी किसानों की हेल्प से और छापामार युद्ध जो थे वह चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों को हिम्मत टूटने लगी। पहले तो लोगों को हिम्मत मिल गया कि चलो अंग्रेज जो है वह मारे जा रहे हैं, अंग्रेजों पर हम लोग कब्जा करते जा रहे हैं, उनके टुकड़ियों को भगाते जा रहे हैं। लेकिन अब जो है अंग्रेज जो थे वह भारतीय जो राजा रजवाड़े थे उनको मार रहे थे। सैनिकों को पर अलग अलग तरह के कानून बनाकर उनको कैद किया जा रहा था, गोली मारा जा रहा था। इसलिए विद्रोहियों को, भारतीय विद्रोहियों को हिम्मत टूटने लगा। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। बहुत सारे हमारे जो भारतीय थे वो अंग्रेजों का विश्वास जीतने के लिए कि हमको इनाम मिला, उनको मदद किए और इसी वजह से भी बहुत सारे हमारे जो लीडर थे, नेता थे, राजा जो थे वो भी मारे गए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। जो भी वफादार थे, वफादार कहने का मतलब कि जो भी इस विद्रोह को दबाने में मदद की है अंग्रेजों को, उसको वफादार कहा गया। और उनको कहा गया कि उनको जो वफादार जो लोग हैं उनको क्या किया जाए, इनाम दिया जाए। और वफादार सबसे ज्यादा लोग जो थे वो सबसे ज्यादा वफादार लोग कौन थे? भूस्वामी। वो सबसे ज्यादा वफादार थे जो अंग्रेजों को साथ दिए। इनको वफादार नहीं कहिए और इनको गद्दार कहिए। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उन्हें परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उनको विश्वास दिया गया कि आपका जमीन नहीं छीना जाएगा, आपका जो जमीन है वो आपका रहेगा। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उन्हें अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी, ऐसा अंग्रेज ऐलान कर दिया। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं को मुकदमे चला गए और सभी को फांसी पर लटका दिया गया।
नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा है कि विद्रोह के बाद के शाह। अब देखिए विद्रोह तो हमारे भारतीय कर दिए, लेकिन विद्रोह के बाद भी भारतीयों के बहुत बड़ा भुगतना पड़ा, बहुत कुछ भुगतना पड़ा। अब देखिए क्या है, अंग्रेजों ने 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। 2 साल तक इन्होंने इनको नियंत्रण करने में लग गया, विद्रोह को दबाने में लग गया, लेकिन अब वही पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते। अब इनको लगेगा कि जो नीति हम लोग लागू किए थे और इसी नीति के वजह से यहाँ पे विद्रोह हुआ, उस नीति को बदला जाए। अगर इस नीति को अगर हम दोबारा चलाते हैं तो हो सकता है कि इससे भी बड़ा विद्रोह हो और हम लोगों को हमारे हाथों से भारत जो है वह छीन जाए। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वह निम्नलिखित है। अब देखिए, अब अंग्रेज जो थे वह कुछ अपना नीति था उसको बदलाव किया और नया नीति जो है वह लागू किया। पहला जो नीति जो था वह क्या बदलाव किया, ब्रिटिश संसद ने 1859 में नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक व्यापारियों का समूह था जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आया था और वहाँ के जो महारानी थी उससे वह परमिशन लिया कि हमको वहाँ पे जाना है और व्यापार करना है, और व्यापार करने के लिए आया और यहाँ की स्थिति परिस्थिति देखकर इसने यहाँ पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो वहाँ के जो ब्रिटिश साम्राज्य थे उनको लगा कि नहीं, यह तो यहाँ ज़्यादा उथल पुथल कर रहा है, इसलिए इसका जो प्रभुत्व है इसको अपने हाथों में ले लिया कि अब जो है अब हम अपना कमान चलाएंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भी भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। बोला कि वहां का जो मंत्रिमंडल के एक सदस्य होंगे वह भारत के मंत्री भारत में जाके रहेंगे, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया कि जो भी वहाँ पे शासन हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं वह सारा जिम्मा आपके हाथ में होगा, आपके देखरेख में होगा। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद गठित किया गया कि आपको जो भी जरूरी पड़ेगा, सलाह अगर किसी से लेना पड़ेगा तो एक परिषद गठित किया जाएगा जो आपको सलाह करेगा, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। अब पहले जो गवर्नर जनरल थे उनको अब वायसराय के नाम से बुलाया जाने लगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी के निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया कि यह राजा, इंग्लैंड के जो भी राजा रानी है उनका यह मेन आदमी है वायसराय, जो कि इंडिया में रह के यह शासन व्यवस्था को देखेंगे। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब यह जो जिम्मेदारी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से यह जिम्मेदारी अब खुद वहाँ के जो साम्राज्य थे, जो वहाँ के रानी थी, वो अपने हाथों में ले ली। दूसरा सुधार क्या किया गया, दूसरा बदलाव क्या किया गया नियम कानून में, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उसके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ये भरोसा दे दिया गया। देखा कि ये लोगों को जिसका भू क्षेत्र है उस पर उसी का अधिकार है, उन्हें अपने रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दी गई। बोला कि जैसे भी आपको चलाना है आप चलाइए, आपके इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वह ब्रिटेन की ही रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। लेकिन यह भी प्रोमिस करवाया गया कि ऐसा नहीं कि आप अपने जो क्षेत्राधिकार है उस पर कब्जा तो कर रहे हैं, आपको जो भी अपना उत्तराधिकारी बैठाना है अपना बैठाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र हो गए हैं, आप अपने क्षेत्राधिकार को चलाइए, लेकिन किसके अंदर में, आपको ब्रिटेन की रानी के आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा, इसी के अधीन में रह के अपना शासन को चलाना पड़ेगा। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई कि भारतीय शासक तो हैं लेकिन किसके अधीन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह के ही आपको शासन चलाना है। लेकिन पहले जैसा जो संधि था वह सहायक संधि वगैरह था, इस तरह का छूट दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड क्या है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों को डर सता रहा था कि अगर भारतीय सिपाही अगर ज्यादा होंगे और इस तरह का विद्रोह हुआ तो फिर बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, इसलिए भारतीय सिपाही की संख्या कम किया जाए और अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या बढ़ाया जाए। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिखों और पठानों से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाए। अब सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह जो सबसे ज्यादा हुआ था वह क्या था, अवध में, बिहार में, मध्य भारत और दक्षिण भारत में था। तो देखा कि यहाँ के सैनिक अगर हमारे सैनिक में रहेंगे तो यहाँ फिर हो सकता है कि फिर विद्रोह हो जाए, इसलिए इसने किया कि यहाँ से भर्ती सैनिकों को भर्ती न लिया जाए और कहाँ से लिया जाए, तो गोरखा को लिया जाए, सिखों को लिया जाए और पठानों को लिया जाए, यहाँ से सैनिकों को भर्ती लिया जाए।
नेक्स्ट बदलाव क्या किया गया, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त किए गए। मुसलमानों की जो संपत्ति था वह जब्त किया गया। उनको संदेश यह था कि उन मुसलमानों को संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। नेक्स्ट बदलाव क्या किए, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अब उनको लग गया कि इनके धर्म और रीति रिवाज में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जब हम एक तो हस्तक्षेप किए जिसकी वजह से इतना बड़ा भुगतना पड़ा, अब इनके रीति रिवाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इनको जो भी रीति रिवाज है अपना वो अपना निभाए करे, उससे हमको मतलब नहीं है। 6 में क्या कर रहा है कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्वायत्त देने के लिए नीतियां बनाई गई कि जो भी है इनका जो भूस्वामी है या फिर जमींदार है उनका अधिकार अस्तित्व जो स्थायित्व है उनके लिए नीति बनाया गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1857 के बाद का इतिहास का अब नया चरण शुरू हो गया। अब देखिए कितना सारा बदलाव हुआ, अब यह नया चरण जो है वह शुरू हो गया। इस चैप्टर में अब इतना ही। इस सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और देखिए कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को सुनते हैं और समझते हैं तो आपको बुक से पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होती है। और इसीलिए इस सेशन को मैंने बनाया कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और यह जो कंपटीशन का जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद यह सेशन रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।